गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 14 परमाणुवीय भौतिकी और आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें दी, लेकिन उसका जो मॉडल था उस मॉडल के अंदर दो ड्रॉबैक्स, जो मेन ड्रॉबैक थे, जो दो कमियां थी मुख्य, वो हमें मिली। जैसे एक तो परमाणु के स्थायित्व को समझा नहीं पाया और दूसरा रेखीय स्पेक्ट्रम की वो व्याख्या नहीं कर पाया। तो बोर की इन दो कमियों को दूर करने के लिए फिर रदरफोर्ड की इन दो कमियों को दूर करने के लिए फिर बोर आया और बोर ने फिर अपना एक मॉडल दिया, बोर ने अपना एक प्रतिरूप दिया और उस प्रतिरूप के अंतर्गत बोर ने तीन महत्वपूर्ण अभिकल्पनाएं दी। तो बोर की इन तीन अभिकल्पनाओं से मिलकर एक प्रतिरूप बना जिसे हम बोर मॉडल कह सकते हैं, बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप कह सकते हैं। ठीक है, एक चीज और कि बोर ने जो था वो सिर्फ हाइड्रोजन को लेकर ही अपने प्रयोग किए, हाइड्रोजन को लेकर ही अपने प्रतिरूप दिए। तो अभी हम आगे इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। ये बोर की मुख्य कमियों में से भी एक था कि उसने सिर्फ हाइड्रोजन को ही चुना, इसके अलावा आगे वो नहीं बढ़ पाया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बोर हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। ओके, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप को आधार मानकर, जो उसने नाभिक के लिए बातें बताई थी कि नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, इसमें संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित रहता है। तो उसने इन अभिकल्पनाओं को, जो रदरफोर्ड ने दी थी, इन अभिकल्पनाओं को आधार मानकर एक प्रतिरूप दिया जिसके द्वारा हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की उसने सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी। क्योंकि रेखीय स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाया था, तो बोर ने उसी के प्रतिरूपों को लेकर, उसने जो स्टेटमेंट्स दिए थे उन स्टेटमेंट्स को लेकर, जो हाइड्रोजन का प्रतिरूप था, उस हाइड्रोजन के प्रतिरूप के रेखीय स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक उसने क्या कर दी, व्याख्या कर दी। ठीक है, इसके अलावा रदरफोर्ड के प्रतिरूप में जो अस्थायी परमाणु की समस्या थी, यानी जो परमाणु का स्थायित्व संबंधी समस्या थी, उसने उसको भी हल कर दिया। तो इन दोनों समस्याओं को हल करने के लिए बोर ने अपने जो मॉडल था, अपना प्रतिरूप था, उसमें तीन परिकल्पनाएं दी। तो हम एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बोर की पहली परिकल्पना लेते हैं। बोर की प्रथम परिकल्पना। तो बोर की प्रथम परिकल्पना में बोर ने यह कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यह नाभिक है आपका, यह परमाणु, और जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाने के लिए इन्हें एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक बल की आवश्यकता होती है, जिस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो यहां पर बोर ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। तो जब ये निश्चित कक्षा में घूमते रहेंगे तो निश्चित कक्षा में घूमने के लिए जो इन्हें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए, वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलेगा, इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के आकर्षण बल द्वारा। यानी ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, कूलाम आकर्षण बल। और ये कूलाम आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कौन सा बल उपलब्ध करवाएगा, अभिकेंद्रीय बल। यानी ये आकर्षण बल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल में, और अभिकेंद्रीय बल के कारण से वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निरंतर घूमता रहेगा। ठीक है, तो उसकी पहली परिकल्पना जो बोर की थी वो ये थी कि जब यहां पर हम कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु में उसका समस्त धनावेश और द्रव्यमान केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्थायी कक्षा।
क्या बोलते हैं जिसको हम स्थायी कक्षा। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो कूलाम आकर्षण बल है, यह कूलाम आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार गति के लिए उसे अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसे एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखते हैं, अगर इसे एक फॉर्मूला बनाकर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, देखिएगा इसमें कि जैसे हमने कहा माना नाभिक का आवेश Ze, ठीक है, तथा हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा की त्रिज्या Rn है। तो अब यहां पर हमने क्या कहा कि नाभिक का आवेश तो मैंने क्या माना, Ze, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या मैंने क्या मानी, Rn। तो हमारा जो फॉर्मूला है या जो हमारा जो बोर का कॉन्सेप्ट है, वो बोर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अभिकेंद्रीय बल जो क्या करता है, नाभिक को, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घुमाता है, यह अभिकेंद्रीय बल किससे मिलता है, कूलाम आकर्षण बल से। यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कूलाम आकर्षण बल है, इस कूलाम आकर्षण बल से हमें कौन सा बल प्राप्त होता है, अभिकेंद्रीय बल। तो हम कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं, हम यहां हम एनवी कक्षा लेते हैं अगर हम, या सिंपल कक्षा, अगर एनवी कक्षा नहीं भी लेते हैं तो कोई सी भी अगर एक कक्षा लेते हैं हम, जैसे यहां तो मैंने एनवी कक्षा ली, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की त्रिज्या Rn है। तो अगर हम एनवी कक्षा भी लेते हैं सामान्यतया, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv² अपॉन Rn, ठीक है, बराबर कूलाम आकर्षण बल क्या होगा, k q1, q क्या है, Ze। अब इसका आवेश Ze कैसे हुआ ये समझना है। तो Z तो होता है आपका परमाणु क्रमांक और E होता है वहां इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनिक आवेश या प्रोटॉन का आवेश। तो प्रोटॉन के आवेश को हम प्लस ई से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन के आवेश को माइनस ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर Ze किसका आवेश हो गया, नाभिक का, तो ये तो हो गया Ze इंटू ई, क्योंकि कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। तो परिमाण लोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन Rn²। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका पहला नियम, फर्स्ट लॉ, जिसे हम कहते हैं बोर मॉडल का प्रथम प्रतिरूप, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है, वो लगने वाला अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर है, कूलाम आकर्षण बल के। आगे बात समझ में। तो ये बोर का पहला प्रतिरूप, पहला परिकल्पना थी। इसके बाद हम कहते हैं अब सेकंड परिकल्पना पे आते हैं। ओके, अब हम लेते हैं यहां पर बोर की द्वितीय परिकल्पना। तो बोर की द्वितीय परिकल्पना में बोर ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। अब उसने इस परिकल्पना को कोणीय संवेग से जोड़ दिया। उसने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर तो लगाएगा, लेकिन निश्चित कक्षा में उन्हीं कक्षाओं में वो चक्कर लगा सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो सेकंड प्रतिरूप क्या था बोर का, बोर ने अपने प्रतिरूप में यह कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, तो ये उसका सेकंड पोस्टुलेट था। तो अब इस सेकंड पोस्टुलेट के लिए उसने वापस वही किया कि माना nवी कक्षा की त्रिज्या Rn
इलेक्ट्रॉन का वेग Vn हो तो कोणीय संवेग क्या होता है, L इक्वल्स टू mVn/rn। ठीक है, और ये कोणीय संवेग किसके बराबर होगा, h/2 के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, h/2 के पूर्ण गुणज के। यहां जो हम n का मान लेते हैं वो क्या लेते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी इन्हें हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिन कक्षाओं के लिए कोणीय संवेग का मान h/2 के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसे बोर का तृतीय प्रतिरूप या द्वितीय प्रतिरूप या द्वितीय परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, चलिए अब तृतीय परिकल्पना पे आते हैं इसकी। बोर की तृतीय परिकल्पना। अब बोर ने अपनी परिकल्पना में यह बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, निश्चित कक्षा में तो वो चक्कर लगाता है, लेकिन वो अपनी कक्षाओं को बदल भी सकता है, यानी वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण कर सकता है, लेकिन उसे संक्रमण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है या संक्रमण करता है, तो निम्नतम से उच्चतम में जाने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमें नीचे से पानी को 5वीं मंजिल पे पहुंचाना है तो हमें मोटर की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स आपने वहां पर एक्स्ट्रा सोर्स लगाया उस वाटर को ऊपर पहुंचाने के लिए। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन को निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुंचाया जाता है तो वहां पर जाने के लिए उसे ऊर्जा दी जाती है। दैट मीन्स वो ऊर्जा को अवशोषित करता है। अब जब वो उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुंच गया तो उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुंचने के पश्चात कोई भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक अपनी कक्षा को नहीं छोड़ सकता, अपने घर को नहीं छोड़ सकता। तो फिर क्या करता है वो वापस वहां थोड़ी समय रुकता है, माइक्रो 10⁻⁸ सेकेंड -9 सेकेंड तक रुकता है और वहां से वापस अपनी निम्नतम कक्षा में लौट आता है। तो जब वो उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में आएगा तो जितनी ऊर्जा का उसने अवशोषण किया था उतनी ही ऊर्जा का वो उत्सर्जन कर देगा। ठीक है, और ये ऊर्जा का जो अंतर है, यानी उच्चतम कक्षा की ऊर्जा और निम्नतम कक्षा की ऊर्जा का जो अंतर है, वो अंतर त्यागी गई ऊर्जा के बराबर होगा। यही क्या है, बोर का तृतीय अभिरूप परिकल्पना पोस्टुलेट। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में 2 लेवल हैं। एक ऊर्जा स्तर है मेरे पास में En1, ओके, और एक ऊर्जा स्तर है मेरे पास में En2। ठीक है, अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने ऊर्जा दी hν। कितनी ऊर्जा दी, hν। hν ऊर्जा पाकर यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ और यहां से उच्चतम कक्षा में संक्रमण कर गया। ठीक है, जब ये उच्चतम कक्षा में संक्रमण कर गया तो 10⁻⁻8 सेकंड के पश्चात 10⁻⁸ सेकंड तक ये उच्चतम कक्षा में रहा। उसके पश्चात ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां से निम्नतम कक्षा में लौटा। तो जब ये निम्नतम कक्षा में आया तो इसके द्वारा ऊर्जा का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। और कितनी ऊर्जा त्यागी गई, जितनी उसने ग्रहण की थी। तो दैट मीन्स हमने यहां पर ये कहा कि En2 दैट मीन्स उच्चतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस En1 दैट मीन्स निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा बराबर किसके, त्यागी गई ऊर्जा के। तो ये आपके बोर की तृतीय परिकल्पना थी। ठीक है, और इस न्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, C/λ, क्योंकि न्यू इक्वल्स क्या होता है, न्यू इक्वल्स होता है आपका C/λ।
ठीक है, तो ये बोर की तृतीय परिकल्पना थी। तो इस प्रकार बोर ने 3 परिकल्पनाएं दी और बोर की 3 परिकल्पनाओं के आधार पर उसने जो रदरफोर्ड की कमियां थी उन कमियों को उसने दूर किया। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम मैथमेटिकल रिलेशंस पढ़ेंगे बोर के, जिसमें बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या निकाली, उसका वेग निकाला, उसकी कुल ऊर्जा निकाली, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।